खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज एक इंडियन दोस्त ने, जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे वीडियोस को, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी चंद दिन पहले, जो कि प्यू, जो कि एक अमेरिकन है ऑर्गेनाइजेशन जो पोलिंग करती है और मुख्तलिफ़ किस्म के डेमोक्रेसी, रिलीजन, इस पे जो लोग सोच रहे होते हैं उन पे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो प्यू रिपोर्ट भेजी ऑन रिलीजन इन इंडिया। हाँ, और उन्होंने कहा कि देखें, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, आप पाकिस्तान ओरिजिन के स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आपकी वीडियो में इंडिया पाकिस्तान दोनों पे बात होती है, तो आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट ऑन दिस रिपोर्ट। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस पॉजिटिव तरीके से हिंदुस्तान से मुझे एक रिक्वेस्ट आई है। तो बात यह है कि मुझे ज़रा फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर लें दे जिसके अंदर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखें, इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया, इसकी बहुत हमें कदर करनी चाहिए, प्रेज करनी चाहिए। द आइडिया ऑफ इंडिया वॉज सेकुलर, टेरिटोरियल, इनक्लूसिव। इनका क्या मतलब है? इट वॉज सेकुलर का मतलब यह है कि रिलीजन और स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं। इट वॉज टेरिटोरियल, कि सारे वो लोग जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस हैं। और ये कि ये इंडिया जो है ये इंक्लूसिव है, इसमें जो भी हम मॉडल गवर्नमेंट का बनाएंगे उसमें सब इंक्लूड होंगे। साथ साथ ये मॉडल प्लूरलिस्ट भी था। अब उसकी जो इवोल्यूशन हुई है 74 ईयर्स में, दैट्स पॉलिटिक्स, जिस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग, इंडिया was conceived as an inclusive, pluralist, secular democracy. This is true. यही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चंद प्रोविजंस हैं कि जहां आप देखें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो वायलेट हो रहा है थ्रू सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो यू कैन इंटरवीन एंड चेंज इट। और जवाहरलाल नेहरू के दौर में चेंजेस ये लाए गए। मसलन इन हिंदू फैमिली लॉज जो थी, ये एक ज़माने में पॉलीगमी की उतनी वहाँ पे इजाज़त थी जितनी कि मुसलमानों में है। लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में भी पोलीगमी कहना चाहिए प्रॉपर, उसकी जो प्रोनंसिएशन है पोलीगमी, पाकिस्तान के अंदर भी हैज़ बीन रेगुलेटेड सिंस 1961 आई थिंक, मुस्लिम फैमिली लॉ, या 62, आप पढ़ के देख लें। तो यहाँ पे भी कोई पोलीगमी के इतने हक में नहीं है, बल्कि जहाँ पे दूसरी बीवी हो अक्सर लोग कत्ल कुतल का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये सब बकवास है। कभी होते होगा तो हिंदुओं में भी था। मशहूर है कि मोरारजी देसाई जब चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, तो नरगिस वेंट टू हिम एंड सेड कि आई वांट टू मैरी राज कपूर। तो उसने कहा नो 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 मैडम, लीव, द लॉ हैज़ बीन चेंज्ड, अ हिंदू कांट हैव मोर देन वन वाइफ। ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा जी। हाँ जी, लेकिन उससे पहले तो ये आम होता था। एक और बात बता दूं, आज क्योंकि मौका मिल रहा है, एज अ सोशल साइंटिस्ट, मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक ही सोसाइटी समझता हूँ अनटिल 1947। उसके बाद ठीक है, आपकी अपनी डेवलपमेंट हुई, हमारे यहाँ अपने तरीके से हुई। उसकी वजह, पाकिस्तान वॉज कंसीव्ड एज अ स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। तो ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनी जो टेरिटरी पे बेस्ड नहीं, बल्कि फेथ, शेयर्ड फेथ पे थी। उसका क्या प्रॉब्लम था या उसकी क्या लिमिटेशंस थी कि पाकिस्तान में जब भी बात डेमोक्रेसी की होती है, ह्यूमन राइट्स की होती है, इक्वालिटी की होती है, मेन एंड वेमेन के राइट्स की बात होती है, तो इट इज़ ऑल डिस्कस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक लॉ और शरिया। कुछ लोग उसको लिबरली लेते हैं, कुछ लोग उसे
एक फंडामेंटलिस्ट तरीके से लेते हैं, लेकिन होती उसी के अंदर आर्गुमेंट है। इंडिया में तो ऐसे नहीं है। ठीक है, राइट विंग हिंदू वहाँ पे हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, लेकिन उनमें भी इतनी अकल है कि वो वापस ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, कास्ट सिस्टम, पोल्यूशन जो कम से कम पोलिटिकली क्रिमिनलाइज कर दी गई है, उसको वापस कोई नहीं लाना चाहता। अभी जो हैं आरएसएस के लीडर भगवत साहिब, उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है जिस पे मैं कभी आइंदा बात करूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक मिक्सिंग थिंग्स। लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुसलमानों को जो यहाँ नहीं समझते कि दे आर एक्सेप्टेबल, वो अकॉर्डिंग टू हिम आरएसएस की आइडियोलॉजी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्पीच। इस पे उन पे मुझे पता है अटैक भी हो रहे हैं, बट दैट वी विल डिस्कस अनदर टाइम। एक और बात बता दूं, 1947 से पहले मेरे पास जो है पंजाब की किताब, उसमें एक किताब है अपना, शायद अमजद लाहौरी, मेरे ख्याल से ये उनका नाम है, जिसको है लाहौर, किताब का नाम ही लाहौर है। वो बताते हैं कि जिस इलाके में वो शहर के अंदर रहते थे, वॉल्ड सिटी के, वहाँ पे उनके इलाके में एक मस्जिद होती थी, उसे कहा जाता था दर्जियों की मस्जिद। किन की मस्जिद? टेलर्स की। ये खुद जो राइटर हैं ये इसी टेलर्स के ख़ानदान से बिलोंग करते थे। वो कहते हैं यहाँ से जो एक मशहूर नाम है, एक हिंदू थे लाहौर के, जब भी यहाँ से सुबह सुबह गुजरते थे तो झुक के, सर झुका के, सलाम करके मस्जिद को जाते थे। तो उन्होंने कहा यह कितना खूबसूरत एक कल्चर था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। वो कहते हैं मेरे मोहल्ले में एक ब्राह्मणों का ख़ानदान था, उनके 2 बेटे मेरे बहुत दोस्त थे, हम उम्र थे, तो हम कई दफ़ा स्कूल जाने के बजाय छुट्टी करके मंदिरों में चले जाना, मस्जिदों में चले जाना, चर्चेज़ में, गुरुद्वारों में, और वहाँ पे जब त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स, तो मिठाइयाँ मिलनी, तो हम सब वो करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे इन 2 पंडित दोस्तों की एक बहन थी। देखें, उस ज़माने में हिंदुओं में एक चंद हरकतें थी जो आज ख़त्म हो चुकी हुई हैं। एक कि बचपन में शादी हो जाती थी। ये तो कहते हैं ना मुसलमान अब छोटी उम्र में शादी करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं होता है। वहाँ पे इट वाज वेरी कॉमन कि शुरू से आप निकाह या जो है मांग लें एक दूसरे को, हाँ जी। और वो एक तरह का होता था कि व्हेन दे ग्रो अप दे वर देन मैन एंड वाइफ एंड ये और वॉल, उनके, हाँ जी, वो पूरा प्रोसेस जो होता है आपका। लेकिन अगर वो लड़का मर जाए बीमारी से या किसी वजह से, तो एक ऐसी लड़की को समझा जाता था कि शी हैज़ बैड लक ऑन हर साइड, तो इसको घर के अंदर भी आइसोलेट कर दो। पाँव में शायद जूती भी नहीं थे पहने देते, जो बहुत एक्सट्रीम थे। घर में भी अंधेरे में ज़्यादा रखते थे उसे, और उसको खाना भी अलग प्लेट में दिया जाता था, कई दफ़ा पत्तों पे दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न इंडिया में आके आपकी पहली हुकूमत जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, उसमें ये ख़त्म किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका के कुछ मुल्क हों, अरे ये वो मुल्क हैं जहाँ पे टॉप डाउन रिफॉर्म्स आए हैं। सोसाइटी में नीचे से डिमांड्स रिफॉर्म्स की ऐसे नहीं आई जिस तरह के ऊपर से रिफॉर्म्स आए हैं। लेकिन और कोई तरीका भी नहीं था। ठीक है, इंडिया में उन्होंने बाई फोर्स रिफॉर्म्स नहीं लाए जैसे चाइना में लाने पड़े, उन्होंने डेमोक्रेटिकली किए। तो अब इस बैकग्राउंड को अगर आप समझ जाएं, तो लेट मी नाउ प्रेजेंट कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। प्यू रिपोर्ट, की फाइंडिंग्स अबाउट रिलीजन इन इंडिया, हु आर द ऑथर्स? Jonathan Evans and Neha Sehgal. So Neha Sehgal obviously is an Indian. The other fellow must be American or British or whatever. हाँ जी, एंग्लो सैक्सन ऑरिजिन उसका है। और ये बड़ी उन्होंने खासी 30,000 40,000 इससे भी ज़्यादा लोगों को वो क्वेश्चनियर और ये किया। तो इट्स अ वेरी सीरियस वर्क।
सबसे पहली फाइंडिंग, इंडियंस वैल्यू religious tolerance, though they also live religiously segregated lives. अब इसका मतलब क्या है? 84% say that to be truly Indian, it is very important to respect all religions. I think that's a fantastic idea. Indians also are united in the view that respecting other religions is very important part of what it means to be a member of their own religious community. Very good. I think that's amazing. Such people, जिनको पूछा गया, वो इसके भी हक में है कि आप अपनी रिलीजन्स को, वर्शिप को प्रैक्टिस कर सकें. यू शुड बिलीव इन गॉड और वट एवर द वे यू वांट. यार, ये एक फैंटेस्टिक आइडिया है. और इंडियन सिविलाइजेशन में इसके रूट्स बहुत डीप हैं. जो बाहर से आया उसने सीखा ये इंडियन ट्रेडिशन से. यूरोप में तो अब आके टॉलरेंस आई है. हाँ, फ़र्क क्या है? यूरोप के अंदर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने सब लॉज जो डिस्क्रिमिनेट करते थे ना, वो ख़त्म कर दिए. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करती है एक हिंदू और एक मुसलमान शादी कर लें एंड सो ऑन. लेकिन सोशल अप्रूवल अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट आइटम इतना ज़्यादा नहीं है. सेग्रीगेशन, यू रिमेन हिंदू, वी रिमेन मुस्लिम, वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन, यू रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, बट वी डोंट मिक्स ब्लड. यूरोप के अंदर यू कैन मैरी एनी वन, यू कैन लिव विथ एनी वन. नो रिलीजन, नो रेस, नो कास्ट, नो नथिंग. तो इस एतबार से सोशल लेवल पे डेमोक्रेसी जो है वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. और मैं समझता हूँ जब तक इंडिया वहाँ तक नहीं पहुँचता तो इंडिया एक कामयाब सक्सेसफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, एक टॉलरेंट सोसाइटी है. लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं, जहाँ पे वो, अगर आप ब्लड मिक्सिंग के ख़िलाफ़ हैं, रिलीजन मिक्सिंग के ख़िलाफ़ हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्राइबलिज़म और माई गॉट राइट योर गॉट रॉन्ग के चक्कर में भी हैं. चाहे वो मुसलमान ऐसे सोचें या हिंदू सोचें या सिख सोचें. मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स शुड बी बिटवीन इंडिविजुअल्स whosoever they are. मगर टू बी हाईली अप्रिशिएटेड कि इंडिया के अंदर ये वैल्यू है. अगली आइटम, फॉर मैनी हिंदूज national identity, religion and language are closely connected. Nearly 2/3 of Hindus, 64% say it is very important to be a Hindu to be truly Indian. अब मेरे ख्याल से ये ज़रा डिस्टर्बिंग है, परटर्बिंग है. वाई भाई? ये आप कनेक्शन कैसे बनाते हैं? यहाँ पे जो भी लोग आए और जनरेशन से रह रहे हैं, और अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज को फॉलो करते हैं और लीगली अपनी एक लाइवलीहुड कमाते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं मानते कि वो भी इंडियन है? ये आप में एक कमज़ोरी है. और ये पहले शायद इस तरह नहीं थी जिस तरह पिछले 10-20 सालों में पॉलिटिकली, इलेक्टोरली इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है. मेजॉरिटेरियनिज्म. This will not give you great strength in the long run, remember. Majoritarianism has a tendency to go ugly, become mob, and become some sort of neo-fascism. Try to avoid it. You have achieved democracy against all odds. इतनी ethnic variation, इतनी religious variation, इतनी linguistic variation, इतनी caste hierarchies, हाँ? फिर भी आपने वन मैन वोट, वन वोट इलेक्शन, दलित चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, मुसलमान प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके फ़ौज के अंदर बड़े अफसर रहे हैं, जस्टिस रहे हैं. ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं. बी प्राउड ऑफ देम. तीसरा इशू, अमंग हिंदूज व्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिक्स. Support for the ruling Bharatiya Janata Party is greater among Hindus, who closely associate their religious identity and the Hindi language
with being truly Indian. Well, that's not surprising. भारतीय जनता पार्टी ओपन टू ऑल इंडियंस, लेकिन उसका क्लियर एक मेजॉरिटेरियन अप्रोच रहा है. वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा जाता है. कांग्रेस माइनॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती थी, ये मेजॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं. शायद हर डेमोक्रेसी में ऐसे होता है. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ बिग पॉइंट ऑफ इट, बट इट्स नॉट गुड कि और एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू नेशनलिज्म को लेके आगे आई है ना, इवन व्हेन इट इज़ ओपन टू ऑल इंडियंस. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगली बात, डाइटरी लॉज आर सेंट्रल टू इंडियंस रिलीजियस आइडेंटिटी. मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज से अ पर्सन हु ईट्स बीफ कैनॉट बी अ हिंदू. अब ये जो है ना, ये आप लोगों की एक बैकवर्ड सोच है. मैं नहीं कह रहा कि यार बीफ खानी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं कह रहा हूँ बीफ खाने से ना इंसान अच्छा होता है ना बुरा होता है एज अ ह्यूमन बीइंग. हेल्थ वाइज शायद बीफ इतना अच्छा ना हो और वेजिटेबल्स बेहतर हैं. आई एम नॉट इनटू दैट डिस्कशन. लेकिन ये जो आपने रिक्वायरमेंट रखी हुई है ना, उससे फिर एक प्रेजुडिस भी है ना कि जो बीफ खाते हैं वो आपके उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं. भाई वाई? यहाँ पे महल इंडियंस 2-3 मिलियन बल्कि ज़्यादा इससे अब दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे सारी जगह पे लोग मीट खाते हैं. आप ना खाएं, बीफ ना खाएं, आप अपना खाना खाएं. साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू ये करते हैं, यूके में करते हैं, सारे यूरोप में करते हैं, स्वीडन में करते हैं. कई मेरे साथ ब्राह्मण मेरे दोस्त हैं जो आई वॉज वेरी सरप्राइज, वो बीफ खाते हैं लेकिन दे आर हिंदूज. वाई नॉट? ये क्या, हाँ कहाँ आपने ये दुनिया में, वैसे इंडिया का अजीब एक प्रॉब्लम है. शायद डॉक्टर अंबेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू, बोथ आर केपेबल ऑफ सेइंग दिस. उन्होंने कहा था कि हिंदूज आर सोशियोलॉजिकली फनेटिक्स. ओ मैं क्या खाऊं, मैं किससे टच करूं, किसे ना टच करूं, भड़िष्ट हो जाता है ये वो. एंड मुस्लिम्स आर आइडियोलॉजिकली फनेटिकल, विच इज़ ट्रू. पाकिस्तान क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर और इस किस्म के नारों से मुसलमानों को आप जब चाहें एक्सप्लॉइट कर लें, और ये हुआ भी है. ये सब वीकनेसेस हैं, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है. कोई बीफ खाता है तो खाने दो यार. मैंने कहा यहाँ पे जो इंडियंस हिंदूज रहते हैं जो नहीं खाना चाहते वो नहीं खाते, मगर अब मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं और वो आपके टॉप कास्ट के हैं जो हमारे साथ मिलके हर चीज़ खाते हैं. और हमारे घरों में अब बहुत कम मीट चलता है. वी आर बिकम वेजिटेरियन बिकॉज वी थिंक, सेमी वेजिटेरियन कहना चाहिए, बिकॉज वी थिंक कि ज़्यादा मीट नहीं खाना चाहिए. इट्स सिंपल एज दैट. हेल्थ वाइज यस, आई थिंक द आर्ग्यूमेंट इज़ फाइन. लेकिन ये क्या आपने एक दकियानूसी आउट, क्या कहते हैं वो, रिएक्शनरी किस्म की वैल्यू को अपने साथ अपनाया हुआ. हाँ, जो चौथी फाइंडिंग है कि मुस्लिम्स फेवर हैविंग एक्सेस टू देयर ओन रिलीजियस कोड्स. ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग थिंग थी. ये तो मुझे पता था कि ये जो उलमा हैं और उनके कुछ एडवाइजरी स्टेटस भी है और वो जाते हैं, और एक पूरा ऑल इंडिया लेवल पे भी एक है मुशावरती काउंसिल और ये और वो. लेकिन उनका सिर्फ एडवाइस की हद तक होना चाहिए. कोर्ट्स शुड बी इंडियन कोर्ट्स. लेट मी से दिस टू द इंडियन मुस्लिम्स. The greatest disservice one can do to Indian Muslims is to isolate them from the rest of the Indian population. यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहे बीजेपी का है, आरएसएस का है या बाकियों का है, इट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड. जिस तरह हिंदू फैमिली लॉ को चेंज किया गया था, अब टाइम है कि मुस्लिम फैमिली लॉ को भी चेंज किया जाए और औरतों के उतने ही राइट्स हों जो बाकियों के हैं. ठीक है, तीन तलाक आपने ख़त्म कर दी, बहुत अच्छा किया है. अब आप आगे पूरी यूनिवर्सल, वो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं. और जब ये शाह बानो केस हुआ था तब भी पढ़े लिखे मुसलमान आपके साथ ही थे. वो तो राजीव गांधी और वो वोट बैंक और वटेवर की वजह से
पार्लियामेंट के ज़रिए उसे रोक लिया गया, ये ठीक ठाक एक रिफॉर्म हो जाता। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। लेकिन मुसलमानों को अपनी कोर्ट्स में क्यों जाना पड़ता है और वहाँ कोर्ट्स में क्या फ़ैसले होते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि वो इश्यूज़ क्या हैं। The next item is also very interesting. Muslims are more likely than Hindus to say that the 1947 partition, establishing the separate states of India and Pakistan, harmed Hindu Muslim relations. Absolutely true. This is what I've been saying all my life through my research. जब भी मैं इंडिया जाता रहा तो मुसलमान मेरे पास आ जाते कि इश्तियाक भाई ये आप लोगों ने क्या किया है, हमें हमेशा के लिए यहाँ पे शक में एक कैटेगरी आपने बना दिया है कि मुसलमान तो पाकिस्तान चाहते थे, तो अब यहाँ से आप क्यों नहीं चले जाते। आई एम नॉट सेइंग सब लोग ये कहते हैं ये, लेकिन ये आइडिया और इस किस्म की आर्ग्यूमेंट बार बार आती रहती है। देखें, पार्टीशन तो अंग्रेज़ ने की, अगर वो ना चाहते तो हु केयर्स फॉर जिन्ना एंड हु केयर्स फॉर गांधी व्हाट दे थिंक। वो ट्रांसफ़र पावर अपनी एक यूनाइटेड इंडिया में करके जाते। उन्होंने जो किया उसकी भी मैंने टेप्स बनाई हुई हैं। दे वांटेड अ फ्रंट लाइन पाकिस्तान जिसको वो आर्म करके इस्लामिक आइडियोलॉजी में ट्रेन करके तो जिहाद जहूद अपनी मर्ज़ी का करवाएं, और अफ़गानिस्तान में उन्होंने कराया। आज जो तालिबान का एक ईवल है वो उसी सो कॉल्ड अफ़गान जहाद से पैदा हुआ ना, जिसमें पाकिस्तान की 110% इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन इसका नुकसान किसे हुआ? हिंदुस्तान के मुसलमानों को हुआ। मैं तो अब देखता हूँ कई हिंदू कहते हैं जी अच्छा ही हो गया, पार्टीशन हो गई है, इतने मुसलमान होते तो हमारा तो इंडिया भी शायद एक इस्लामिक स्टेट बन जाता है, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है। अगले 500 साल में बनता तो मुझे नहीं पता, बट देयर इज़ इतना कुछ नहीं होता। बल्कि वो कुरैशी साहब आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि मुस्लिम रेट ऑफ जो है ना चिल्ड्रन वो डाउन जा रहा है, और वो एक जहाँ जहाँ एजुकेशन आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो फैमिलीज रिड्यूस चिल्ड्रन। दैट्स पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन इज़ द बैकग्राउंड। रिलीजन प्लेज अ स्मॉल रोल। एक ज़माने में हिंदुओं में भी 10-10 बच्चे होते थे, और वो एक और वजह थी कि हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों या ईसाई हों, ज़्यादातर बच्चे तो मर जाते थे। हेल्थ फैसिलिटीज़ वो पुअर, वैक्सीनेशन नहीं थी होती, एंड सो ऑन। साइंस के ट्राई टू लुक फॉर लॉजिक एंड लुक फॉर साइंस टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज डेवलप। Another interesting finding: Indian caste system, an ancient social hierarchy with origins in Hindu writings, continues to fracture society. ये मैं बार बार जब कहता हूँ तो मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं वीडियोस पे। तो ये जो लड़की नेहा सहगल है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है, कम से कम उसकी क्रीडेंशियल्स को तो आप माने, एंड हर कोलीग्स, वाई वुड दे नॉट, वाई वुड दे डू इट इफ दिस वॉज नॉट ट्रू? ये तो एक सच है, और इस सच ने पूरे हिंदुस्तान को नुकसान बहुत दिया है। मैंने बार बार कहा है प्लूरलिज्म कहीं से आ गया, और हिंदुज़म और इस सब में बहुत है, सोसाइटी में भी है, लेकिन सोशल हायरार्की की वजह से आपने अपने लोगों को अपने गले नहीं लगाया, दूसरों ने लगा लिया, चाहे धोखे से लगाया या जिस तरह भी लगाया, लोग कन्वर्ट हो गए ना। अब आप रोते हैं कि क्यों हुए? रोते इसलिए क्योंकि आपने अपने मंदिर ही उनके लिए बंद किए हुए थे, नाम उनके राम हों और ये हों, और आप उन्हें तो आने नहीं देते। तो ये आपका बहुत बड़ा इशू है, कहते हैं ब्लैक स्पॉट। आपको नज़र नहीं आता कि कास्ट सिस्टम आपकी अपनी सोसाइटी में किस तरह फ्रिक्शन पैदा करती है। आई वॉज वंस एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड आई हैड टू गो टू द अकाउंट्स। वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो एक दलित थे, विच आई डेंट नो। उन्होंने खुद कहा कि जी सर आपको पता ही नहीं है हमें कैसे अपने आप को किस तरह सर्वाइव हम करते हैं। ठीक है अफसर तो हम हैं और सारे अकाउंट मेरे हाथ से ही जाते हैं, लेकिन जो सोशल प्रेजुडिस है वो भी साथ साथ है। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है
जो मैंने देखा और जो मैंने सुना वो आपके साथ शेयर करूं। मैं किसी का कोई लॉबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। रिलीजियस कन्वर्शन इज रेयर इन इंडिया, ठीक है, बहुत कम लोग कन्वर्ट होते हैं। टू द एक्सटेंट दैट इट इज अकरिंग, यानी कि अगर वो होती है तो हिंदूज गेन एज मैनी पीपल एज दे लूज। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मुझे पता है हिंदुओं में कोशिश हो रही है कि जो मुसलमान हैं या सिख हैं या उनको वापस लाया जाए। वाई नॉट? अगर मुसलमान कन्वर्ट कर सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? मैं तो कहता हूँ ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इफ़ यू कन्वर्ट पीपल फ्रीली, नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय ब्लैकमेल, नॉट बाय टेरराइजिंग दैम, वो कोई कन्वर्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है और शादी कर दी जाए तो हमने बार बार उसके खिलाफ क्यों बोले हैं? एनीथिंग बाय फोर्स इज रॉन्ग, एनीथिंग बाय कंसेंट इज फाइन। दिस इज वॉट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, द राइट ऑफ द पर्सन टू चूज फ्रीली। ये वेस्ट से आइडिया आया, इंडिया में ये एक ओरिजिनल सी प्रोटोटाइप फॉर्म था, लेकिन आज तक ये एस्टेब्लिश ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ट्राइबलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनिटीज़म, ये आज तक ये सारी इस रिपोर्ट में आ गई हैं। बाकी था मोस्ट पीपल बिलीव, इंडियंस बिलीव इन गॉड एंड से रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। दिस आई कैन अंडरस्टैंड इवन इन द वेस्ट। हालांकि अबाउट 20-25% अब लोग एथेस्ट, एग्नोस्टिक हो गए हैं, लेकिन सम हाउ द आइडिया ऑफ अ गॉड इज स्टिल केप्ट एज सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट गारंटी कि कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा बुरे वक्त में। फाइन। इंडियाज रिलीजियस ग्रुप शेयर सेवरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। ऑफ कोर्स मैंने तो जाके देखा है, मुसलमान लोग, औरतें भी बिंदी लगाती हैं और कई और प्रैक्टिसेस कॉमन हैं, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ आके मत्था टेक रहे होते हैं हिंदू भी। तो ये तो सूफियों के मज़ारों पे आना, ये तो मुसलमानों की ट्रेडिशन है जो हिंदुओं ने भी अडॉप्ट कर ली है, एंड वेरी गुड। इस किस्म के, और जाहिर है गुजराती मुस्लिम हिंदू उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है। बंगाली हिंदू मुस्लिम उनका मैं देखता हूँ, यहाँ पे बांग्लादेशी और वेस्ट बंगाली हिंदू स्वीडन में मिलते हैं, यूके में मिलते हैं, गुजराती जो हैं वो मिल रहे होते हैं, पंजाबी हमेशा मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिल जाएं, स्ट्रीट्स पे मिल जाएं, तो एकदम ज़ुबान का, कल्चर का जो है ना अट्रैक्शन, वो अनडिनाएबल है। इन चीज़ों को आप अपनी स्ट्रेंथ समझें। डोंट फील कि इंडिया को कोई आके कैप्चर कर लेगा, नो मोर। वो जो पुराना दौर था ना कि बाहर से लोग आए और यहाँ पे उन्होंने हमला किया, अगर वो यहाँ के हो गए तो फिर मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आफ्टर ऑल इंडो एरियंस भी तो बाहर से आए हैं ना, और यहाँ के लोगों को उन्होंने लोअर ऑर्डर में किया। अब मानते नहीं आप कि नहीं जी ये सारा कुछ यहाँ से बाहर गए हैं, वो बिल्कुल बकवास है। आप एथनिक स्टडीज़ देख लें, और ये मैं आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सूडो साइंस गोइंग ऑन इन इंडिया। पाकिस्तान में होता है तो उसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, आपके यहाँ आजकल बहुत सिस्टमेटिकली हो रहा है, लेकिन look at all the authoritative reports and you will find DNA studies point in the other direction. So, my friends, this has been my pleasure to discuss the Pew report on religion in India. तो आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।